जैसा कि बच्चों आपको पता है, कल हमने बात की थी कि हम इस समस्या से जूझने के लिए और आपको समस्या के साथ लड़ने और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करने के लिए आगे की ओर सतत प्रयत्नरत रहने के प्रयास से हमने एक लघुतम प्रयास किया है, जिसमें आज हम B.Ed पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को बाल्यावस्था और विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट फर्स्ट बालकों को समझने में मनोविज्ञान की भूमिका को आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान को के बारे में विविध विद्वानों ने अपने अलग अलग विचारों को व्यक्त किया है। जो मनोविज्ञान का संबंध मानव के विकास से है, जिसमें यह बताया जाता है उस संबंध के बारे में कि अगर मनुष्य विकास करता है तो कैसे करता है, उसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। उसको विकास को व्याख्याहित करना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम इसको विकसित कैसे होता है और शिक्षा कैसे उसमें मदद करती है, उस प्रयास को हम तक उपलब्ध करवाने के लिए इसको प्रदान करने की चेष्टा और इसको बताने का प्रयास महोदय क्रो ने किया है। अब आप सोचेंगे कि मनोविज्ञान ऐसा है क्या, तो चलिए आपको सबसे पहले नया कुछ नहीं है। पुरातन काल से जो परिभाषाएं जो विविध विद्वानों ने बताए हैं, उसी को आगे हम बढ़ाते हुए, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुँह उतनी भी बातें वही होती हैं, पढ़ाने वाले भी वही होते हैं और पढ़ने वाले भी वही होते हैं। कोई अव्वल होता है तो कोई बहुत पीछे होता है, दोष किसी का नहीं होता है। सिखाने वाले सबको बराबर देते हैं, लेकिन सीखने वाला कितनी शिद्दत से सुनता है उस पर निर्भर। मनोविज्ञान भी ठीक वैसा है। अब मनोविज्ञान के बारे में सबने ये बताया, जैसा भी अपन ने बात की कि इसका संबंध है मनुष्य के विकास और शिक्षा में सीखने के क्या यानी कैसे उसको समझाता है। अब सबसे पहले यह शब्द अंग्रेजी का है, जिसे इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। दूसरा, इसको लैटिन भाषा में साइकी और लॉगस कहा है। साइकी और लॉगस यानी सॉल एंड स्टडी, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन अपने आप में एक विशिष्टतम अध्ययन है। भारत की आत्मा ही मनोविज्ञान है। भारतवर्ष को हम यूँ कहें तो इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र अध्यात्म से जुड़े होते हैं और इसी के आधार पर यहाँ पर जो बताया है कि मनोविज्ञान भी आत्मा का ही अध्ययन करता है। अब आज की बात थोड़ी है, सदियों से चला आ रहा है। इसका आरंभ आज नहीं हुआ है, पुरातन काल से चला आ रहा है और अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग बातें बताई हैं। सबसे पहले इसके बारे में मनोविज्ञान का प्रारंभ जो हुआ अरस्तु के काल से आरंभ हुआ। महोदय अरस्तु ने इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में बताया। जब अरस्तु आए थे इस संसार में, उन्होंने उनके बारे में जान पहचान हुई, तब इसको एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। दर्शन में तो हमारा विषय ही आत्मा परमात्मा है, तो कोई नई बात तो है ही नहीं। उनके काल से जब ये बात चली आ रही थी तो लोगों ने कहा कि आत्मा परमात्मा, तो इसे दर्शन शास्त्र से अलग करो। दर्शन शास्त्र से अलग करने की बात का प्रश्न होते ही जब इसको मनोवैज्ञानिकों ने सोचा नहीं, दर्शन शास्त्र अलग है, मनोविज्ञान अलग है, ऐसे कैसे, दोनों को जोड़ नहीं सकते। तो ऐसा करने की स्थिति में इन्होंने इसको दर्शन शास्त्र से अलग करने का प्रयास किया। अलग करते ही जहाँ इसको आत्मा का अध्ययन कहा था, वहाँ इसके अलग अलग स्वरूप, अलग अलग परिभाषाएं, परिवर्तित रूप सामने प्रकट होते चले गए। विविधता तो आएगी ही, बहुत पहले भी अपन ने कही है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मुँह उतनी बात। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की और अपने अपने मत रखे। अब मत ऐसे ही थोड़े ही माने जाते हैं, उनको सिद्ध भी करना पड़ता है, उनके बारे में आगे बढ़ना भी पड़ता है। सबसे पहले इस दौरान जो वर्णित है 17वीं शताब्दी के अंतर्गत इसके बारे में क्या कहा गया है। 16वीं शताब्दी
फिर 17वीं शताब्दी, उसके बाद में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, क्रमानुसार इतिहास आगे बढ़ता गया, परिभाषाएं परिवर्तित होती गई, अर्थ में परिवर्तन होता गया। तो सबसे पहले हम 16वीं शताब्दी की बात करते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत तक इसको एक ही नाम दिया गया है, जो आरंभ में हमने बात की थी कि लैटिन भाषा में इसे साइकी, लोगस, आत्मा का अध्ययन, उसी आधार पर इसका नाम रहा आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, इस शब्द को इन्होंने साइंस ऑफ सोल को यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे इत्यादि ने अपनी सहमति प्रदान की। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने जब ये कहा तो आत्मा अपने आप में एक विशिष्टतम शब्द है। आत्मा की प्रकृति कैसी है, इसका रूप कैसा है, रंग रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, आकार कैसा है, इसकी स्थिति क्या है, इसे स्पष्ट करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा को स्पष्ट कर दिया जाता तो आज तक ये प्रश्न होता ही नहीं कि आत्मा और परमात्मा है क्या। अतः उसकी प्रकृति, स्वरूप और रंग रूप, आकार आदि को स्पष्ट न करने के कारण स्पष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा क्या बताएं, जो दिखता है वो स्पष्ट है। जैसे मुझे देखिए, आप प्रशिक्षणार्थियों को, अपने आसपास बैठे हुए अपने साथियों को देखिए, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई विविध रंग रूप का है। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी पहचान होती है, अपना स्वरूप होता है। ऐसे देश और भाषा भी होती है। अगर इस तरह से हम देखें तो हम व्यक्ति को तो स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो दिखाई ही नहीं देगा, परमात्मा किसी को दिखता नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व है। उसी तरह आत्मा भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब आत्मा होती है तभी शरीर सक्रिय होता है, और जब आत्मा नहीं होती है तो शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उसका शक्ति तत्व ही वही होता है। अतः यह स्पष्ट न होने के कारण जो ये 16वीं शताब्दी में इसे साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान कहा गया, वह अस्पष्ट होने के कारण उसे नकारा गया, स्वीकृत नहीं किया। चलिए, कोई बात नहीं है, विचारों की विविधता तो होती है और सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। अतः 17वीं शताब्दी में इसे नया नाम दिया गया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। इसका प्रयास किया समझाने का दार्शनिक पाम्पोनोजी। सामान्य रूप में याद रखने के लिए अगर हम बात करें, हंसी मजाक की भी बात कर सकते हैं। पाम्पोनोजी यानी नाक में हवा का प्रवाह, नोज, पाम्पोनोजी। अगर हम सबसे बड़ी बात होती है याद करने की, स्मृति में रखने की। तो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो हमारी बातचीत होती है, इन्होंने, जो इटली के दार्शनिक हैं, उन्होंने इसको साइंस ऑफ माइंड कहा। फिर उसको भी माइंड, मस्तिष्क को पढ़ना आसान होता है क्या? सबके दिमाग में अलग अलग विचार, अलग अलग बातें, ना तो हम मापतोल कर सकते हैं, ना उसका स्वरूप बता सकते हैं कि अमुक, जैसे ये व्यक्ति बैठे हैं या आप बच्चे लोग बैठे हैं, आपको हम कह सकते हैं क्या कि तुम्हारे मस्तिष्क में इतना ज्ञान है? बच्चा शुरू से लेकर के पढ़ता है, किताबों का बोझ मापा जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क के ज्ञान का आकलन नहीं किया जा सकता। अतः मस्तिष्क का भी आकलन नहीं किया जा सकता कि उसमें कितना ज्ञान समाविष्ट है, कैसा है, क्या है, किस तरह का चल रहा है। तो इसलिए यह भी स्पष्ट नहीं था, अतः इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। दो बातें स्पष्ट हो गई, ना मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, ना मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। मस्तिष्क का विज्ञान नहीं माना गया। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो अब 19वीं शताब्दी की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर भी इसको चेतना का विज्ञान माना गया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके संबंध में वाइट्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सली, इन्होंने इसके बारे में अपना समर्थन दिया और ये कहा कि हम इसे चेतना का विज्ञान कह सकते हैं। अब चेतना की बात करें तो चेतना तो कई तरह की होती है, चेतन अवस्था, अचेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था। चेतन अवस्था में व्यक्ति जागृत होता है,
कॉन्शियस होता है, उसे पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अर्ध चेतन अवस्था स्वप्न अवस्था होती है। नींद में सो रहे हैं और बहुत सुखद स्वप्न देखा, आनंद की अनुभूति हो गई, प्रसन्नता की पराकाष्ठा, वाह क्या बात है। वो होती है स्वप्नावस्था। अर्ध चेतन अवस्था, नींद में ही अगर हम स्वप्न देख रहे हैं तो कोई भयावह स्थिति उत्पन्न होने पर पसीने पसीने आ जाना, कंठ अवरुद्ध हो जाना और भयभीत हो जाना, वाणी न निकलना, ये सब होती है अर्ध चेतन अवस्था, स्वप्नावस्था, अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस। अब बात करें अचेतन अवस्था। अचेतन अवस्था की तो बात ही क्या है, जिसमें चेतना का ही अभाव है, वह तो शव है, विक्षिप्त है, उसे सही गलत की ही पहचान नहीं है। तो फिर उसके बारे में बात ही क्या करें। तो अतः इसको भी स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि इसका भी विभाजन हो गया। अब इसके पश्चात धीरे धीरे वैचारिक भिन्नता के आधार पर आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचे 20वीं शताब्दी तक। मनोवैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी तक आते आते इसको साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस का नाम दे दिया। अब इसमें महोदय वाटसन, वुडवर्थ, स्कीनर आदि ने ये कहा कि जो भी बात होती है वे व्यवहार और अनुभूति पर आधारित होती है। व्यक्ति के व्यवहार का आकलन, यानी उसका बाह्य व्यवहार क्या है और उसका आंतरिक व्यवहार क्या है, ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे आपको कोई टास्क मिलता है, अभी बात करें हम बाह्य व्यवहार की, तो आपके साथ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अचानक, अभी जैसे हम परिस्थिति माहौल जो चल रहा है कोरोना वायरस का, अगर उसी को हम उठाकर देखें इसके आधार पर कि व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान कैसे, तो आप देखिए कि सबको सामान्य लक्षण जिनको ज्ञात भी नहीं किया जा सकता, तो वो बाह्य व्यवहार हुआ। छींक आए तो आप यूँ करें, खांसी आए तो आप ऐसे करें वैसे करें, मास्क लगाएं, तो ये क्या हुआ, बाह्य व्यवहार। और इसके अलावा अगर हम आंतरिक व्यवहार के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो पता चल रहा नहीं है उस दौरान उसका आचरण, उसका व्यवहार, जो आंतरिक, उसकी चिड़चिड़ाहट, उसकी प्रसन्नता या लोगों के साथ जो व्यवहार है, वो सब उसका आंतरिक व्यवहार कहलाता है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर इनका अध्ययन अवलोकन कर सकते हैं।